हाँ तो साथियों नमस्कार। आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजी के अंतर्गत इससे पहले भी जो वीडियो आ चुकी है उनमें जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे हम लोग। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने 5 जगत पद्धति वर्गीकरण के अंतर्गत मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत व कवक जगत के बारे में विस्तार से पढ़ा और जाना। इसकी संरचनाओं के बारे में जाना, कैसे जीव हैं जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आइए पादप जगत वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चौथा जगत है। तो पादप जगत के अंतर्गत हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, कौन से पौधे किस श्रेणी में रखे गए हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त होगी आपको। तो हमारी क्लास डेली चलती है जिसमें हम बायो के बारे में विस्तार से पढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर आज का, पादप जगत का वर्गीकरण। तो हेडिंग डाल लीजिए पादप जगत का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी किंगडम। तो आइए हम लोग देखते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत ये बहुकोशिकी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इनमें इनका मुख्य लक्षण कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पादप जगत के जीवधारियों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज नामक सब्सटेंस से इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। एग्जाम्पल जैसे कि शैवाल, मांस, पुष्पीय पौधे तथा अपुष्पीय पौधे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करें। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। कोशिका भित्ति प्रेजेंट जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। हाँ तो साथियों हमने देखा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मॉस, शैवाल, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे। तो आपने देखा इसके अंतर्गत मांस, शैवाल, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनमें अधिकांश पौधों में, ज्यादातर पौधों में हरी लवक पाया जाता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा होती है। इनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये स्वपोषी होते हैं। तो इनके लक्षण देख लीजिए।
ये होते हैं प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। उसके बाद हमारे जो ये पौधे होते हैं इनकी अभी तक 4 लाख प्रजातियां खोजी गई हैं। 4 लाख प्रजातियों में 70% पुष्पीय पौधे हैं। तो देख लीजिए 4 लाख प्रजातियां 4 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से 70% पुष्पीय पौधे 70% पुष्पीय पौधे हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग देखते हैं पादप जगत के भाग। तो पादप जगत के भाग, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसको एक सारणी के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, तो यहां डालिए पादप ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लांटी, और इसके बाद देखते हैं तो पादप को 2 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम क्रिप्टोगैमस एंड फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमी फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी अपुष्पोद्भिद पौधे जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते। तो इधर लिख लीजिए अपुष्पोद्भिद और फेनरोगैमस पुष्पोद्भिद। तो क्रिप्टोगैमी अपुष्पोद्भिद जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते, और फेनरोगैमी पुष्पोद्भिद जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, पुष्पों का उत्पादन होता है। तो क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत क्रिप्टोगैमी को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप लोग देखेंगे। क्रिप्टोगैमी तो सर्वप्रथम थैलोफाइट्स, नंबर 2 टेरिडोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा। तो नंबर 1 थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैमी जो होते हैं, फेनरोगैमी को 2 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार है, देखते हैं। तो इसको बांटा गया है, नंबर 1 जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, इसके बाद एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, तो आप लोगों ने देखा आवृत बीजी और अनावृत बीजी ये फेनरोगैमी के अंतर्गत आते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी जो होते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। तो इसको यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं यहाँ पे। तो लिख लेंगे एक बीजपत्री,
बीजपत्री तथा यहाँ पे लिख लेंगे द्विबीजपत्री। तो हम लोगों ने देखा पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैम के अंतर्गत थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, और सेकेंड फेनरोगैमस, फेनरोगैमी के अंतर्गत अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी, आवृत बीजी के अंतर्गत एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जीवों को रखा गया है, पौधों को रखा गया है। इसके बाद अब हम विस्तार से पढ़ेंगे इसका पहला भाग, क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत थैलोफाइटा। तो आइए हम लोग थैलोफाइटा के बारे में जानकारी लेते हैं विस्तार से। तो हेडिंग डाल लीजिए थैलोफाइटा, हेडिंग डाल लीजिए थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो कि क्रिप्टोगैमस अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत आता है। तो थैलोफाइटा हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा हेडिंग डाल लीजिए। थैलोफाइटा, इसमें उन पौधों को रखा गया है जिनका शरीर विभाजित नहीं होता है, इनके अंग विभाजित नहीं होते हैं। जैसे कि अन्य वर्गों में जो पौधे रखे गए हैं उनमें तना, जड़, पत्ती आदि पाए जाते हैं, लेकिन इस वर्ग के अंतर्गत थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि वे पादप जिनका शरीर किन्हीं भागों में विभाजित नहीं होता, इनमें हरित लवक पाया जाता है, स्वपोषी, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सामान्यतः जब इन पौधों में हरित लवक पाया जाएगा तो ये स्वपोषी होंगे, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो स्वपोषी ही कहलाएंगे। तो इसलिए तो इसके लक्षण जान लीजिए। इनके लक्षण है हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये सामान्यतः साफ जल या समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनकी जो हैबिटेट होती है, वे निवास करते हैं साफ जल में या समुद्री जल में। तो लिख लीजिए लवणीय जल में, तो लिख लीजिए साफ जल में या लवणीय जल में, लवणीय जल में रहते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत हम शैवालों को रखते हैं। तो शैवाल, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में डाल लीजिएगा शैवाल। तो शैवाल में क्या होता है, शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। सभी जीवधारियों से भी छोटा गुणसूत्र शैवालों में पाया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल इसका डाल लीजिए शैवाल, शैवाल। तो सबसे छोटा गुणसूत्र, इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए सबसे छोटा, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, पाया जाता है। तो सबसे छोटा जो गुणसूत्र होता है वो अभी तक शैवाल में पाया गया है।
और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो यहां लिख लीजिए शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों को पढ़ते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। और जो शैवाल में भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। तो शैवाल में स्टार्च यहां पे लिख लेते हैं, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो संग्रहित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। एवं कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज। हाँ तो साथियों आपने पढ़ा इसके शैवालों में जो भोज्य पदार्थ है, थैलोफाइटा में जो भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आइए आगे बात करते हैं शैवालों के प्रकार की। तो शैवालों के प्रकार की हेडिंग डाल लीजिए, शैवालों के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए शैवालों के प्रकार। शैवालों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्गी। तो शैवाल 3 प्रकार के मुख्यतः पाए जाते हैं। जो शैवालों को विभाजित किया गया है 3 प्रकार से हैं, जैसा कि नंबर 1 क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, नंबर 2 रोडोफाइसी लाल शैवाल और फियोफाइसी भूरे शैवाल। तो आइए देखते हैं एक के बारे में जानकारी लेते हैं। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी इसे कहते हैं हरे शैवाल, हरे शैवाल, हरे शैवाल। इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। और इनके जो एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास तथा यूलोथ्रिक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास तथा यूलोथ्रिक्स। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक शैवाल का नाम दे दिया जाता है और एक क्लोरोफाइसी शैवाल का नाम दे दिया जाता है, 3 अन्य जो है शैवालों के नाम दे दिए जाते हैं। तो उनमें से आपको बताना होता है कि इनमें से क्लोरोफाइसी या हरे शैवाल कौन से हैं। तो आप साथियों आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्लेमाइडोमोनास जो होता है, यूलोथ्रिक्स जो होता है हरे शैवाल के अंतर्गत आता है। दूसरा नंबर हो गया फियोफाइसी, फियोफाइसी। तो हेडिंग डालिए फियोफाइसी। फियोफाइसी को जो है भूरे शैवाल कहते हैं, भूरे शैवाल, भूरे शैवाल। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज तथा एल्जिन से बनी होती है, सेलुलोज एवं एल्जिन, एल्जिन। तो फियोफाइसी भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा एल्जिन से बनी होती है। और इसके उदाहरण हो गए, एग्जाम्पल हो गए फ्यूकस तथा सारगासम। तो एग्जाम्पल डाल लीजिए, ये भी पूछे जाते हैं फ्यूकस, फ्यूकस सारगासम, फ्यूकस तथा सारगासम। तो एग्जाम्पल ये पूछ लिए जाते हैं, भूरे शैवाल के एग्जाम्पल बताइए। तो फ्यूकस हो गया, सारगासम हो गया साथियों, देखा। और जो आयोडीन होता है वो भूरे शैवालों से प्राप्त होता है।
आयोडीन जो होते हैं भूरे शैवालों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आयोडीन लैमिनेरिया। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे आयोडीन लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, जो कि एक भूरा शैवाल है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे फिर देखते हैं नंबर 3 जो है रोडोफैसी लाल शैवाल। हेडिंग डाल लीजिए रोडोफैसी लाल शैवाल क्या होता है। रोडोफैसी जो लाल शैवाल होता है, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। नंबर 3 रोडोफाइसी जो होती है लाल शैवाल सेलुलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है। सेलुलोज से बनी होती है। और जो लाल शैवाल होते हैं, लाल शैवाल से जो है ब्रोमीन प्राप्त होती है। इसका उदाहरण हो गया पॉलीसिफोनिया नामक शैवाल से ब्रोमीन प्राप्त होती है, जो कि लाल शैवाल रोडोफाइसी का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण क्या होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हो गया पोरफायरा एग्जाम्पल हो गया, जो कि जो है लाल शैवाल है। तथा ग्लेसिलेरिया हो गया, जो कि एक लाल शैवाल का उदाहरण है। इसके बाद देखेंगे बर्फ पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं, उन्हें क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट्स। और एक और देख लीजिए, बर्फ पर उगने वाले हो गए, और एक चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को लिथोफाइट्स कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को लिथोफाइट्स कहलाते हैं। तो साथियों, हम लोगों ने पढ़ा अभी तक थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवालों के प्रकार पढ़े। शैवालों के प्रकार इस प्रकार है। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, नंबर 2 रोडोफाइसी, नंबर 3 फियोफाइसी। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका जन्म 3 प्रकार से होता है। जनन लैंगिक, अलैंगिक एवं कायिक। तो इसका जो जनन होता है लैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है, कायिक भी होता है। तो इस प्रकार हमने थैलोफाइटा को पढ़ा। इसके बाद नंबर 2 पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन से पौधे रखे गए हैं? तो हेडिंग डाल लीजिए। क्रिप्टोगैमिया का दूसरा भाग ब्रायोफाइटा। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ब्रायोफाइटा हम लोग हेडिंग डालते हैं नंबर 2 ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं, तो साथियों आपने पढ़ा अभी तक थैलोफाइटा के बाद दूसरा आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ये सबसे पहले
भूमि पादप हैं। तो हेडिंग यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम भूमि पादप, भूमि पादप। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं पहले भूमि पादप हैं। भूमि पादप का मतलब ये हुआ, इससे पहले जो हमने थैलोफाइटा पढ़ा, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते थे, वो जल में पाए जाते थे, स्वच्छ जल में या लवणीय जल में पाए जाते थे। और ये जो होते हैं ये तो पाए तो दोनों जगह पर जाते हैं, लेकिन ये पहले भूमि पादप हैं। और नोट में एक चीज लिख लीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं पादप जगत के उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब ये हुआ जो जल एवं स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। तो ये जल एवं स्थल दोनों जगह पर उगते हैं, इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो लिख लीजिए नोट, नोट, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, कहा जाता है। ये जो होते हैं थैलोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी होते हैं। तो लिख लीजिए ये थैलोफाइटा, थैलोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के मध्य कड़ी, कड़ी। तो इन्हें थैलोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के मध्य की कड़ी क्यों कहा जाता है, क्या आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा है तो आइए हम बताते हैं, आपको नहीं आता है तो हम बताएंगे। तो इसमें जो थैलोफाइट्स होते हैं वो हमेशा वाटर में ग्रो करते हैं, और जो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं ये हमेशा मृदा में ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। और ये जो होते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें थैलोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के मध्य की कड़ी माना जाता है। इनमें थैलोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसके लक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे, और इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए आप लोग। इसके एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल फ्यूनेरिया हो गया, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस, मार्केंसिया, मार्केंसिया, एंथोसिरस, एंथोसिरोस, एंथोसिरस। उसके बाद एक और आता है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, तो आप सब लोग इसको नोट कर सकते हैं, तो नोट करिए। उसके बाद फिर दूसरा पढ़ाते हैं इसके लक्षण और आर्थिक महत्व। उसके बाद फिर टेरिडोफाइटा और उसके आगे के जो वर्ग हैं उसको कल पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इसको नोट करिए आप लोग जल्दी से, हो गया। उसके बाद देखते हैं इसके लक्षण कैसे हम लोग जान पाएंगे ये ब्रायोफाइट्स हैं। तो वैसे भी आपको पता चल गया कि ये पादप जगत के उभयचर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिख लीजिए लक्षण, लक्षण। तो लक्षण में क्या हो गया, इनमें तना एवं पत्ती पाई जाती है। अभी तक क्या देखा था, थैलोफाइटा में
विभाजित नहीं कर सकते इनके अंगों को। तो हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा में इनमें तना एवं पत्ती पाई जाती है। जिस तरह से आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, प्लांटों का पादपों का विकास देखेंगे, अभी टेरिडोफाइटा में और कुछ देखेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें लिख लीजिए तना एवं पत्ती, तना एवं पत्ती पाई जाती है, पाई जाती है। उसके बाद फिर देख लीजिए संवाहन ऊतक इसमें नहीं पाए जाते हैं, संवाहन ऊतक एब्सेंट होते हैं, संवाहन ऊतक नहीं, संवाहन ऊतक नहीं। भोज्य पदार्थ जो होता है स्टार्च के रूप में और कोशिका भित्ति सेलुलोज की इसमें भी बनी होती है। तो लिख लीजिए जल्दी से भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ स्टार्च, स्टार्च, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज, कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है। ये अपुष्पीय होते हैं, इनमें पुष्प नहीं होता और बीज रहित होते हैं, ऊतक रहित होते हैं। इनमें बीज तो पाया ही नहीं, जब पुष्प नहीं तो बीज नहीं और ऊतक भी नहीं। तो लिख लीजिए, यहां पर लिखते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, अपुष्पीय, अपुष्पीय, बीज रहित, बीज रहित और संवाहन ऊतक रहित। यहां तो आपको बता ही दिया है कि इसमें संवाहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, पुष्प रहित, अपुष्पीय, बीज रहित, जिनमें बीज ही नहीं होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रजनन, प्रजनन देख लीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रजनन, प्रजनन, प्रजनन देख लीजिए। प्रजनन इसमें जो होता है लैंगिक एवं कायिक होता है, प्रजनन लैंगिक एवं कायिक होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लैंगिक, लैंगिक एवं कायिक, कायिक। तो हो गया, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक महत्व, इसके आर्थिक महत्व। तो ये नोट कर लीजिए, तो हेडिंग डाल लीजिए आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। हाँ, तो इसके क्या आर्थिक महत्व हैं? ब्रायोफाइटा कुछ आर्थिक महत्व भी होते हैं, ये किस काम में हमारे आते हैं, इनसे मेरा क्या फायदा हो सकता है। तो लिख लीजिए आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। तो नंबर 1 डाल लीजिए, मृदा के निर्माण में, मृदा के निर्माण में, मृदा के निर्माण में। नंबर 2 डाल लीजिए, मृदा के कटाव को रोकना, मृदा के कटाव को रोकना। उसके बाद फिर हेडिंग डाल लीजिए ईंधन, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में। और नंबर 4 हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 4 पॉइंट हो गया एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में, एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक का हो गया स्फेगनम और ईंधन का भी हो गया स्फेगनम। अब हम विस्तार से थोड़ा समझाएंगे, उसके बाद फिर जो है क्लास समाप्त होती है। स्फेगनम, तो आइए इसके आर्थिक महत्व, 4 आर्थिक महत्व मुख्य रूप से हैं, जिनको हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हमारी क्लास समाप्त होती है।
मृदा के निर्माण में ये जो शैवाल होते हैं ना, ये जल में बहुत नीचे पाए जाते हैं, जल में नीचे होते हैं। इनकी मात्रा बहुत ही अधिक होने के कारण ये धीरे धीरे मृदा का निर्माण, मिट्टी का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद मृदा के कटाव को रोकना, शैवाल कहीं भी ज्यादा हो गए तो वहां से जब वर्षा होती है तो मृदा को, मिट्टी को काट नहीं पाती है वर्षा, इनके कारण जब ये जम जाते हैं तो मृदा के कटाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद ईंधन के रूप में ये शैवाल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया स्फैग्नम। स्फैग्नम नाम का जो शैवाल होता है वो जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक क्या हुआ, जैसे कोई भी घाव हो गया आपको, तो घावों को साफ करने के रूप में, घावों को देखने, उसकी सुरक्षा या साफ करने के रूप में स्फैग्नम हो गया, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने आज तक पढ़ा, अभी इस क्लास में पढ़ा थैलोफाइटा, पादप जगत का वर्गीकरण। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो आशा करता हूं हमारी मेहनत रंग लाएगी, आप लोगों के समझ में चढ़ेगा, और जो है मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और इसी तरह हम लोग, मेरा ये भरसक प्रयास है कि आपको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी वीडियो के माध्यम से, अच्छी क्लास के माध्यम से आपके दिमाग में हमारी जीव विज्ञान छेद करेगी। तो साथियों, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।